हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज जो हमारी क्लास है वो है हिस्ट्री की क्लास, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास है और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के जनक कौन है, चाहे वो विश्व इतिहास हो, भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक इतिहास हो, इसके जनक कौन हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, इतिहास के कितने काल होते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इसके हिस्ट्री में कब कब कौन कौन से महत्वपूर्ण काल थे, किस तरीके से भारतीय इतिहास बदला है। ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है, हम सिर्फ हिस्ट्री का इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे। बाकी जब हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा वो हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके लिहाज से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपकी, उसमें आज हम ये पहली क्लास ले सकते हैं, हिस्ट्री की क्लास। ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें इसके बाद हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, तो पहला सब्जेक्ट हमने कवर किया है हिस्ट्री। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। हिस्ट्री को अगर हमें इस तरीके से डिफाइन करना हो कि हिस्ट्री को हम कैसे समझें, तो पहले का इतिहास जब हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ पर थे, कितनी हमने तरक्की करी है, किस किस चीज़ों में तरक्की करी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। इतिहास ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम कालखंडों को विभाजित करके किस तरीके से मनुष्य ने प्रगति करी, कैसे उसने वो अनाज के बारे में जाना, कैसे उसने पशुपालन किया, कैसे कैसे उसने मकान बनाए, किस तरीके से वो अपने जीवन को आधुनिकता की तरफ ले जाता गया। ये सब बातें हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद है इतिहास के जनक। इतिहास के जनक हैं, देखिए विश्व इतिहास के अगर हम जनक की बात करें तो हीरोडोटस जो हैं वो इस विश्व इतिहास के जनक हैं और ये यूनान के थे। यूनानी इतिहासकार हैं ये, और यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका को। इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी हिस्टोरिका को, तब से ये माना जाता है कि वहीं से इतिहास शुरू हुआ है और वहीं से इतिहास के कालखंड को हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें कि भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं, तो वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिका। इन्होंने जो पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी बखान किया है, काफ़ी पॉजिटिव बातें लिखी। और इनका जो काल है, आप कह सकते हैं यात्रा का, वो 350 से 290 ईसा पूर्व तक ये थे। और इन्होंने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और पॉजिटिव बातें इंडिया के बारे में कही थी। उससे पहले इंडिया के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं थी। देखिए, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो काल के माध्यम से समझना बहुत जरूरी होता है, डेट के माध्यम से। जब तक हम डेट में इसको कालखंडों में विभाजित नहीं करेंगे, हमें हिस्ट्री को समझना बहुत ही कठिन होगा। अगर हम जितना इसको कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते जाएंगे, उतना हमारे लिए हिस्ट्री इजी हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जीएस जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। जब भी आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और आप कह सकते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। तो इन सब में जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो इंडियन हिस्ट्री का होता है। अगर हम इस तरफ आ जाएं अपने सिविल की प्रिपरेशन की तरफ, यूपीएससी की या स्टेट लेवल पीसीएस की तरफ, तो हमारे लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में भी लेते हैं। अगर हम यूपीएससी की अगर बात ना करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम स्टेट लेवल के एग्जाम पर जाते हैं, तो चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब, हरियाणा, उस सब में हिस्ट्री का वेटेज बहुत होता है। सबसे ज़्यादा तो आप कह सकते हैं बिहार में होता है। अगर आप प्री में ही अगर देखें, सिर्फ प्री में, तो 35 क्वेश्चन, एक ट्रेंड बना हुआ है लगभग 5 सालों का, जिसमें 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेता है तो उसके लिए प्री निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, और जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें तो हिस्ट्री वो लेता ही है, और उसके अलावा भी उसका पोर्शन ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो एक
कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप उसे अपने इंटरेस्ट से पढ़ें तो। अब भारतीय इतिहास, अगर भारतीय इतिहास को देखें तो इसे 3 स्रोतों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को हम 3 स्रोतों से जान सकते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब सबसे पहला जो मैंने बताया कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं होती है, वो होती है मूर्ति, सिक्के या फिर ताम्रलेख। मूर्तियों से, मूर्ति में हम देखते हैं राजा लोग पहले क्या करते थे कि जब भी कोई युद्ध जीतते थे या अपनी मूर्तियां वो बनवाते थे, बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे, तो इन सब से हमें वहाँ उस पुरातात्विक काल का पता चलता है। और दूसरा है साहित्यिक। देखिए साहित्य में जैसे कोई लेखक थे वो कोई लेख लिख गए, तो इन सब की वजह से हम ये जान सकते हैं। जैसे जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैदिक काल, वैदिक स्रोत, ये जितने चीजें थी ये लिखित थी, इसलिए हम इसे साहित्य कालखंड के कालखंड में विभाजित करते हैं। साहित्यिक स्रोत इसे मानते हैं क्योंकि इससे लिखित जानकारी हमें मिलती है। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। जो भी विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए उन्होंने बताया कि भारत में किस किस चीज का विकास हुआ है, क्या क्या चीजें भारत में हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह के रहन सहन है, ये सब हमें बताते हैं यूनानी यात्री, चीनी यात्री, फारसी यात्री या अन्य जो भी भारत की यात्रा पर आए। यानी कि जो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं उसमें 3 चीजें हैं। पुरातात्विक स्रोत आपको पता चल गया, जो मूर्ति रूप में होते हैं, सिक्के पे राजा अपनी फोटो छपवाते थे या फिर कहीं से वो जीत के युद्ध आते थे तो वो एक सिक्के पर छपवा देते थे। दूसरा स्रोत है साहित्यिक, यानी कि जो भी साहित्य लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। तीसरा है विदेशी यात्री, जो भी यात्रा पर आते थे उसके बाद अपनी पुस्तक वो लिखते थे और वर्णन करते थे। अब उसके बाद हम आते हैं कि इतिहास के प्रकार। इतिहास के कितने प्रकार हैं? इतिहास का है आर्थिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, कूटनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में हम ये पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में कि किस तरीके से भारत का या विश्व का आर्थिक विकास समय समय पर होता रहा। व्यापार हुआ, दूसरे देशों से व्यापार शुरू हुआ, लोग आपस में भी व्यापार करते थे, दूसरे जनपद में जाकर व्यापार करते थे। तो ये सब हम आर्थिक जो टॉपिक आएगा आर्थिक इतिहास उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्धिक इतिहास, किस तरीके से बौद्धिक विकास हुआ मनुष्य का या और किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। पहले वो कच्चा मांस खाते थे, उसके बाद उन्होंने मांस को पकाकर, सब्जियों को पकाकर फिर पशुपालन स्टार्ट किया। ये सब हम बौद्धिक इतिहास में कवर करेंगे। उसके बाद राजनीतिक इतिहास, किस तरीके से छोटे छोटे गांव, फिर जनपद, जिला, फिर उसके बाद शहर, ये सब बने, किस तरीके से इसका विकास हुआ, लोग अपने आप को आप कह सकते हैं नेता बनाने लगे, एक पद ग्रहण करने लगे। ये सब हम राजनीति में कवर करेंगे। उसके बाद कूटनीतिक इतिहास, किस तरीके से लोग कूटनीति के माध्यम से एक दूसरे से कई चीज़ों को साझा करते थे, उसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। ये सब हम कूटनीतिक इतिहास में कवर करेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक इतिहास, देखिए हर जगह के संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे भारत की संस्कृति अलग है, यूनान की अलग है, अमेरिका की कह सकते हैं अलग है। तो ये सब किस तरीके से परिवर्तन हुआ, किन किन देशों में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, ये हम सांस्कृतिक इतिहास में देखेंगे। फिर सामाजिक इतिहास, समाज कितना परिवर्तित हुआ, सामाजिक भावना कितनी परिवर्तित हुई, ये सब हम सामाजिक इतिहास का जब टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद हम इतिहास को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें स्रोतों से इसको लिया गया है, यानी कि कुछ चीजें मिली हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए अभी आपको सिर्फ ब्रीफ नॉलेज दी जा रही है, जब हम हिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे, यानी कि जब 6th क्लास से 12th क्लास की हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे और उसके बाद फिर यूपीएससी की तरफ और बढ़ेंगे, सब्जेक्ट ऑप्शनल की तरफ बढ़ेंगे, तब हम इन सबको इतनी डिटेल से पढ़ेंगे, डीप नॉलेज लेते हुए चलेंगे कि हमारे लिए किसी ऑप्शनल अगर जिन्होंने ले रखा है तो उनके लिए काफ़ी इजी बनाने की कोशिश की जाएगी हिस्ट्री को। तो पूर्वापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। इनका जो कालखंड है वो है पूर्वापाषाण काल का अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व,
मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल है 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व तक। अब हम आते हैं आग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिपि के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में तो हमें स्रोत मिले थे, जैसे कि मूर्ति, सिक्के और लिपि के साक्ष्य मिले हमें आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद वैदिक घाटी सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद वैदिक घाटी सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक डिवाइड किया गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को कई कालखंडों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक काल को हम सबसे पहले प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल और आधुनिक विश्व में डिवाइड किया गया है। इसी में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व का अध्ययन करेंगे। अगर हम सही मायने में देखें तो हमारा जो इतिहास शुरू होता है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक स्टार्टिंग मानी जाती है, जब यहाँ पर हिंदुओं का शासनकाल था। जहाँ पर हम हिंदुओं का शासनकाल था, हिंदू यहाँ पर सर्वोसर्वा था। तो सबसे पहले अब प्राचीन काल में जो जितने वंश हुए हैं उनको हमने डिवाइड किया है। तो प्राचीन काल में हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। उसके बाद मगध साम्राज्य आता है, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक रहेगा। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य काल, स्ट्रॉन्ग काल, सबसे मजबूत काल आएगा मौर्य काल, जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहेगा। इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल आएगा, जो 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक होगा। इसको हम फिर सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। उसके बाद प्रारंभ होगा गुप्त काल। गुप्त काल में हम 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक के कालखंड को कवर करेंगे। उसके बाद आएगा हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 तक कवर किया जाएगा। उसके बाद मुसलमानों का आक्रमण होगा, अरब के मुसलमान आएंगे और उसके बाद भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल जाएगा, जिसे हम मध्यकाल बोलते हैं। यहाँ पर मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुगल शासक मिलेंगे। उसके बाद शेरशाह सूरी की एंट्री होगी, फिर से मुगल काल आएगा और मुगल काल लगभग 1000 साल तक मुसलमानों का काल हम इसमें कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पूर्व भारत और उत्तर मध्य भारत को कवर करेंगे 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाएगा आधुनिक भारत, जब मुगल काल लगभग अपने डाउनफॉल पर होगा और ब्रिटिश काल शुरू हो जाएगा, जहां पर पुर्तगाली आएंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल चालू हो जाएगा। इसे हम 1707 से 1964 तक कवर करेंगे। इसमें हम जब आधुनिक भारत पर आएंगे तो इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, मुगल साम्राज्य का अंत देखेंगे और अंग्रेजों की भारत पर विजय, इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद आधुनिक विश्व स्टार्ट होगा। आधुनिक विश्व में जो 14वीं शताब्दी स्टार्ट होगी, 14वीं शताब्दी से 1950 तक हम विश्व इतिहास को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा पुनर्जागरण काल पढ़ेंगे, फिर धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, फिर भौगोलिक खोजें जो होंगी उनको पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध भी हम आधुनिक विश्व के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद रूसी क्रांति को भी इसमें कवर किया जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसको भी कवर करेंगे और दो विश्व युद्धों के मध्य जो विश्व की रूपरेखा रहेगी, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए थे और नहीं हुए, वो भी हम इस टॉपिक में, फिर यूरोप और द्वितीय विश्व युद्ध, ये सभी कुछ हम कवर करते हुए
चलेंगे। काफ़ी कुछ हमें इस टॉपिक में सीखना है। हम ये मानकर चलेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार यानी कि बीपीएससी की जो वैकेंसी जुलाई में प्रस्तावित है वो आने वाली है। तो हमारे पास समय कम है और टॉपिक ज़्यादा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि कम समय में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, इससे बेहतर है कि क्या पढ़ना है। देखिए, अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि पूरी किताब लेके बैठ जाएंगे। अब उन्हें जो चीज़ें नहीं आ रही हैं पिछले 10 सालों में, उन्हें भी वो पूरी डीप नॉलेज लेते हुए चलेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें वो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं और हम उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। आपको इसी चैनल पर ये बताया जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सब पॉइंट वाइज, आपको नंबर वाइज, क्वेश्चन वाइज सब बताया जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ये एक अभी ब्रीफ नॉलेज दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, वो मैं आपको इसको इरेज करने के बाद बताता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद है अभी तक जितना भी आपको टॉपिक बताया गया है समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम भारतीय इतिहास को शुरू करते हैं। तो जो हिंदू धर्म है, एक्चुअल में वो हिंदू धर्म नहीं है, मतलब हिंदू ही है, लेकिन इसे सनातन धर्म बोला जाता है। हिंदू धर्म इसे दिया है यूनानी लोगों ने, फारसी लोगों ने। देखिए, फारसी में स शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए ये सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाए। ये इन्होंने पहले बोला इंदु, इंदु से ही मॉडिफाई होते होते हम हिंदू बने। तो इसका जो सही उच्चारण है, अगर हम अपनी भाषा में करें तो सनातन धर्म के हैं हम लोग। उसके बाद अब ये हिंदू थे, फिर मुसलमान कैसे आए इंडिया में, तो मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, यहां पर सिंधु नदी बहती थी, इसलिए इसे सिंधु प्रदेश कह सकते हैं, सिंधु देश कहा जाता था। तो यहां पर सिंधु नदी बहती थी, तो यहां पर अरब देश के एक शासक थे, अल अजाज। तो इनका सेनापति था मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम इनका सेनापति था। तो एक बार क्या हुआ कि इनका जो व्यापारिक जहाज हैं वो यहाँ से सिंध नदी से होकर जाते थे। तो यहाँ सिंधु प्रदेश जिसे बोलते थे, उसकी राजधानी था देवाल, और यहाँ के राजा थे दाहिर। दाहिर यहाँ के राजा थे। एक बार क्या हुआ कि अल एजाज के जो जहाज, व्यापारिक जहाज सिंधु नदी से जा रहे थे, तो दाहिर राजा ने अपने सेना को आदेश दिया कि इनके व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया जाए। उसके बाद भारतीय इतिहास बदला, और सबसे, आप कह सकते हैं कि गलत निर्णय था भारतीय इतिहास में, सबसे वीक डिसीजन, सबसे कह सकते हैं कि गलत शासक, जो भी इनको संज्ञा दी जाए, ये दाहिर को दी जा सकती है। उसके बाद जब इनकी राजधानी देवाल थी सिंधु प्रदेश की, तो यहाँ पर व्यापारिक जहाज लूट तो लिए गए। उसके बाद जो इनके सेनापति थे मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम को अल एजाज ने आदेश दिया कि इन दाहिर को सबक सिखाया जाए। तो मोहम्मद कासिम आया अपनी सेना लेकर और इन पर आक्रमण किया, और बहुत आसानी से ये युद्ध जीत लिया। कारण था क्योंकि मोहम्मद कासिम जो अरब देश थे वो अरबी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और उस समय भारत में हाथी युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हाथी को ये ताकतवर मानते थे, लेकिन होता क्या था कि जितनी फुर्ती अरबी घोड़ों में थी उतनी हाथी में नहीं थी। जाहिर सी बात है, अगर हाथी जितनी देर में 100 कदम चलता था, घोड़े उतनी देर में कईयों हजार कदम चल जाते थे। उसके बाद हाथी को घूमने में, यानी कि पीछे से अगर कोई मान लीजिए वार भी करता है, तो हाथी को 360 डिग्री घूमने में जितना समय लगता था, उतने में अरबी घोड़े पर सवार व्यक्ति कम से कम 10 सैनिकों को मार देता था। तो ये एक सबसे वीक पॉइंट था दाहिर के हारने का। फिर इनके हारने के बाद इनकी 2 बेटियां थी, एक थी सूर्य देवी और एक निर्मला देवी, जिनका अपहरण करके मोहम्मद कासिम अपने देश ले गया, और अल एजाज के दोनों पुत्रों से इनकी शादी हुई। अब मोहम्मद कासिम यहाँ पर 712 पे उसने आक्रमण किया, और 714 तक वो यहाँ पर रहा। उसने 2 साल पर यहाँ पर जजिया कर लगा दिया।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो सबसे पहले जजिया कर लगाया है मोहम्मद कासिम ने। मोहम्मद कासिम सेनापति था। उसके बाद अब जजिया कर किसको किसको देना था, जजिया कर होता कितना था, ये हिंदुओं पर लगाया जाता था, जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर लगाया जाता था। इसमें छूट किसे किसे दी गई थी, इसमें छूट विधवा को, विकलांग को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को छूट दी गई थी। अब आप कह सकते हैं कि कई चीज़ें जो मोहम्मद कासिम था वो लेकर भी आया इंडिया में, सिंधु प्रदेश में, जैसे कि अरबी घोड़े वो लेकर आया, खजूर की खेती यहाँ पर उसने स्टार्ट करी, मानसून शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। उसके बाद मानचित्र का भी इस्तेमाल सबसे पहले मोहम्मद कासिम के द्वारा ही यहाँ पर किया गया। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इनके आक्रमण के बाद बदले। उसके बाद कहा तो ये जाता है, इतिहासकारों में भी मतभेद है, कि जो इस सूर्य देवी और निर्मला देवी ने बाद में मोहम्मद कासिम पर आरोप लगाया कि इनके लड़कों से शादी, यानी कि अल एजाज के दोनों लड़कों से शादी होने से पहले ही मोहम्मद कासिम इनकी अस्मिता को लूट चुका था। अब अल एजाज ने फिर इसे जब ये सुना तो अल एजाज ने इसे भारत से वापस बुलाया। अब यहाँ पर दो मत हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि अल एजाज ने अरब बुलाने के बाद इसकी हत्या कर दी, और कुछ लोग कहते हैं कि अल एजाज ने पहले उससे पूछा कि तुमने ऐसे किया है, अगर ऐसा किया है तुमने तो अगर ऐसा नहीं किया है तो मेरी वफादारी के लिए तुम क्या सबूत दे सकते हो। तो मोहम्मद कासिम ने अपना सर काटकर अल एजाज को भिजवा दिया था। तो ये सब भी किस तरीके से इतिहास बदला, ये भी भारतीय इतिहास बदला। मुसलमान फिर यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया में हावी हो गए, जजिया कर लगा दिया गया, कुछ चीज़ों का यहाँ पर चलन भी शुरू हुआ। ये सब बातें हम इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। उसके बाद भारत के पश्चिम में ही एक देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक जन्म होता है जिन्हें मुसलमानों का सबसे पवित्र कह सकते हैं कि जो उच्च स्थान प्राप्त है, मोहम्मद पैगंबर साहब, उनका जन्म होता है। उनके जन्म के बाद की भी हिस्ट्री है जिसे हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इनका जो जन्म होता है वो 570 में होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में होता है मक्का में। मक्का में इनका जन्म होता है। अब ये जब धीरे धीरे बड़े बड़े होते हैं और ये अपने आप को अल्लाह का दूत बताने लगते हैं, उसके बाद ये गुफा में मेडिटेशन किया करते थे, या आप कह सकते हैं कि ध्यान किया कर सकते थे। तो उसके बाद एक बार ये गुफा में जब ध्यान कर रहे थे तो अब जब ध्यान करके ये बाहर निकले तो इनके हाथ में एक पुस्तक थी, जिब्राइल। इन्होंने कहा कि अल्लाह का एक दूत आया था, एक बंदा आया था जिब्राइल, उसने इन्हें ये पुस्तक दी है जिसका नाम था कुरान। उन्होंने बोला कि ये कुरान मुझे देकर गया है और अल्लाह ने संदेश भिजवाया है कि तुम मेरे सच्चे दूत हो और तुम इस्लाम का प्रचार और प्रसार करोगे, और तुम जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करो। उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम काफ़ी तेज़ी से 6वीं से 7वीं शताब्दी में बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि यूनानियों यानी कि और जो फारसी लोग थे, यूनानी लोग थे, ईसाई लोग थे, इनमें इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। इनसिक्योरिटी पैदा हुई तो अब इन्हें ढकेला जाने लगा। जब इन्हें ढकेला जाने लगा यानी कि इनसे कहा गया कि आप मक्का छोड़ दीजिए, तो ये अपने मक्का छोड़कर ये चले गए मदीना, जहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली, मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना जाने को हिजरत बोला जाता है। जो ये टाइम पीरियड है यानी कि जो ये यात्रा करते हैं वो हिजारत, उसे हिजारत बोला जाता है। उसके बाद हिजारत करते हुए जब ये आगे जाने लगे और उसके बाद 632 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो इनका दामाद था अली, जिसको खलीफा बनना था, यानी कि हेड जिसे बोलते हैं खलीफा। लेकिन पहला खलीफा बना अबू बकर पहला खलीफा बना, लेकिन चौथे पर अली बने, चौथा खलीफा अली बना। अब यहीं से सिया और सुन्नी स्टार्ट हो जाते हैं। सिया सुन्नी कौन थे, किस तरीके से जब सिया यानी कि अली के लड़के की मृत्यु कर दी जाती है तो उसकी याद में ही मुहर्रम मनाया जाता है। ये सब टॉपिक हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर कालखंड को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास से 12th क्लास तक। एक एक टॉपिक को हम तुरंत बहुत स्पीड में कवर करते हुए चलेंगे।
मैं कोशिश ये करूंगा कि एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिए जाए ताकि टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज था, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुसलमानों का इतिहास क्या है, हिंदुओं का इतिहास क्या है, किस तरीके से मुसलमान इंडिया में आए, ये मुसलमानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी आपको इसमें पता चला। तो ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में ही कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।